गुड मॉर्निंग बच्चों। कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था प्लास्टिड्स के बारे में। बच्चों, प्लास्टिड्स अर्नेस्ट हेकल के द्वारा जो है डिस्कवर किए गए थे, लेकिन एट फर्स्ट जो सिंपल साइंटिस्ट थे उन्होंने क्लियर डेफिनेशन दी थी प्लास्टिड्स की। तो प्लास्टिड्स बच्चों 3 टाइप्स के होते हैं। क्रोमोप्लास्ट, जिनमें डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स होते हैं जो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को कलर देते हैं। सेकेंड लेते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो है कलरलेस होते हैं एंड दे स्टोर्स द वेरियस फूड कंपोनेंट्स। ठीक है, तो जो ल्यूकोप्लास्ट हैं वो कलरलेस होते हैं और डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स को स्टोर करते हैं बच्चों। नेक्स्ट लेते हैं हम ल्यूकोप्लास्ट के अंदर जो है 3 टाइप्स होते हैं। एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट जो है स्टार्च का स्टोरेज करते हैं। इलियोप्लास्ट जो है ऑयल का या फैट का स्टोरेज करते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम लेते हैं एल्यूरोनोप्लास्ट या प्रोटीनोप्लास्ट। ये प्रोटीन का स्टोरेज करते हैं। बच्चों, जो थर्ड टाइप है वो है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट को मैं आज डिस्कस कर रहा हूं, उसकी स्केच बनाता हूं और फिर मैं आपको समझाता हूं। ये बच्चों मैं स्केच ड्रॉ कर रहा हूं क्लोरोप्लास्ट की। बच्चों, ये क्लोरोप्लास्ट है, ये थर्ड टाइप है प्लास्टिड का। कल मैंने आपको ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है बेटा, जो क्लोरोप्लास्ट है ये डबल मेम्ब्रेनस है। ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये इनका पेरीप्लास्टिडियल स्पेस है दोनों मेम्ब्रेन के बीच में। और अंदर का जो फ्लूइड या मैट्रिक्स पार्ट है इसे हम स्ट्रोमा कहते हैं। और ये जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स का जो स्टॉक है इसे हम ग्रेनम कहते हैं। और ग्रेनम का जो प्लूरल पार्ट होता है इसे हम ग्रेना कहते हैं।
ग्रेनम का जो सिंगल कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम थाइलेकोइड कहते हैं, और थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड्स, ये सब पिगमेंट्स पाए जाते हैं जो सनलाइट को ट्रैप करते हैं, सनलाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, और बाकी पार्ट जो है स्ट्रोमा है, ये 70s राइबोसोम्स हैं और ये डीएनए है। यानी कि जो क्लोरोप्लास्ट है इन्हें भी सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर खुद के एंजाइम्स होते हैं, 70s राइबोसोम्स होते हैं और खुद का डीएनए होता है। तो ये अपनी कॉपी खुद बना सकते हैं। ये क्या बना सकते हैं? ये अपनी कॉपी खुद बना सकते हैं प्रोप्लास्टिड के द्वारा, या फिर क्लोरोप्लास्ट ठीक दो में डिवाइड हो जाता है। क्लोरोप्लास्ट बाइनरी फिजन के द्वारा दो क्लोरोप्लास्ट में डिवाइड हो जाता है, इस तरीके से नए क्लोरोप्लास्ट बनते हैं। लेकिन कुछ एक प्रोटीन का जो फॉर्मेशन है उसका कंट्रोल न्यूक्लियस के द्वारा होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो इस वजह से इन्हें हम क्या कहते हैं? सेमी ऑटोनोमस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हम सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल कहते हैं। क्लियर होगी बात आपके? तो ये इनकी स्ट्रक्चर है। फोटोसिंथेसिस की जो लाइट रिएक्शन है, फोटोसिंथेसिस की बेटा जो लाइट रिएक्शन है जिसमें सनलाइट की ट्रैपिंग होती है, दैट इज फाउंड इन ग्रेना, वो ग्रेना में होता है। और फिर फोटोसिंथेसिस का जो डार्क रिएक्शन है जिसमें ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, वो स्ट्रोमा पार्ट में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? स्ट्रोमा पार्ट में पाया जाता है। और बच्चों ये जो लैमेली है ना, जो थाइलेकॉइड्स को एक से दूसरे थाइलेकॉइड को कनेक्ट करती है, इन्हें हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं, जो डिफरेंट थाइलेकॉइड्स को कनेक्ट करती है। क्लियर होगी बात आपके? तो क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या है कि ये फोटोसिंथेसिस की साइट है। तो प्लांट के जो ग्रीन पार्ट है, जैसे कि लीव्स हैं, तो ग्रीन पार्ट के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। क्लियर होगी बात आपके? तो बच्चों इस तरीके से जो प्लास्टिड्स हैं उनका टॉपिक था, आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। नेक्स्ट टॉपिक मैं ले रहा हूं राइबोसोम्स। ठीक है बेटा, आप देख लीजिए, स्केच देख लीजिए। बच्चों नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनल है वो है राइबोसोम्स। ठीक है बेटा, जो राइबोसोम्स हैं इन्हें हम, इनकी जो डिस्कवरी है वो डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज पैलेट। ठीक है, बच्चों जो राइबोसोम्स हैं ये मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल्स हैं, और इनकी डिस्कवरी जॉर्ज पैलेट ने की थी, और इन्हें पैलेट पार्टिकल्स भी कहते हैं। आरबीसी को छोड़कर, मेमेलियन आरबीसी जो होती है उनको छोड़कर बाकी सभी सेल्स के अंदर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। इन्हें हम इंजन ऑफ द सेल्स भी कहते हैं, सेल का इंजन कहते हैं राइबोसोम्स को। ठीक है बेटा, जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं स्पेशली जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह, इनमें 70s टाइप के राइबोसोम्स पाए जाते हैं, जबकि जो हायर ऑर्गेनिज्म है इनके अंदर 80s राइबोसोम्स पाए जाते हैं। यहां पर जो एस है, यहां जो एस है ये डिनोट करता है स्वेडबर्ग यूनिट को। किसको डिनोट करता है? स्वेडबर्ग यूनिट को। ठीक है, S4 क्या है यहाँ पर? भाई राइबोसोम को हम S से शो करते हैं, 70s 80s। तो यहाँ पर जो S है, S का मीन होता है स्वेडबर्ग यूनिट। ये एक सेडिमेंटेशन का कोएफिशिएंट है, यानी कि आप जो राइबोसोम है उसके साइज को या डेंसिटी को मेजर करने के लिए हम स्वेडबर्ग यूनिट लेते हैं, उसके सेडिमेंटेशन को हम ध्यान में रखते हुए उसके साइज को मेजर करते हैं। ये मेम्ब्रेन लेस होते हैं, जनरली ये सब यूनिट्स के रूप में पाए जाते हैं। राइबोसोम्स की जो सब यूनिट्स होती है इनका फॉर्मेशन न्यूक्लियोलस में होता है। किसमें होता है? राइबोसोम की जो सब यूनिट्स होती है उनका फॉर्मेशन न्यूक्लियोलस में होता है, और ये जनरली साइटोप्लाज्म के अंदर जो है सब यूनिट्स के फॉर्म में लार्ज और स्मॉल सब यूनिट्स के रूप में पाए जाते हैं। जब भी प्रोटीन सिंथेसिस करना होता है तो उस समय ये सब यूनिट्स जो होती है मर्ज हो जाती है। तो यहाँ पर मैं टाइप्स बता के आपको समझाता हूँ कि सब यूनिट्स कैसी होती है।
अब बात करते हैं अपन टाइप्स की। तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि जो राइबोसोम्स हैं ये 2 टाइप्स के हैं। एक तो है 70S राइबोसोम्स एंड सेकंड है 80S राइबोसोम्स। ठीक है बेटा, तो मैं यहाँ स्केच बना देता हूं 70S राइबोसोम का। देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पर 2 स्केच बनाए हैं कि जो 70S राइबोसोम्स जो होते हैं उनमें 2 सब यूनिट्स होती है। एक तो लार्ज सब यूनिट 50S और सेकंड सब यूनिट होती है स्मॉल सब यूनिट होती है, वो 30S टाइप की होती है। तो 50S और 30S के मर्ज होने पर क्या बनता है, 70S राइबोसोम्स बनता है। इसकी जो विड्थ होती है वो 210 एंगस्ट्रॉम के आसपास और जो लेंथ होती है 290 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है। ठीक है ना। और जो 80S राइबोसोम्स हैं उनके अंदर 2 सब यूनिट्स होती है, लार्ज सब यूनिट 60S और स्मॉल सब यूनिट 40S। ठीक है, और इनके मर्ज होने पर ये बन जाता है 80S राइबोसोम बन जाता है। और इसकी जो विड्थ आती है वो 210 से लेकर 240 एंगस्ट्रॉम तक, और इसकी जो लेंथ आती है वो लगभग 300 एंगस्ट्रॉम के आसपास आती है। ठीक है, तो इस तरीके से तो ये दोनों जो सब यूनिट होती है ये कहाँ बनती है, न्यूक्लियोलस में बनती है। और दोनों सब यूनिट मर्ज किसकी वजह से होती हैं, मैग्नीशियम आयन। ये कंपटीशन का क्वेश्चन है बच्चों, Mg+2 आयन। जो मैग्नीशियम आयन है वो इनके मर्ज होने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है बेटा, और आपको मैं बता दूं जो अपने सेल के अंदर जो मास्टर कॉपी होती है ना वो डीएनए होता है। अपनी सेल के अंदर जो मास्टर कॉपी है वो डीएनए, क्रोमोसोम जो है डीएनए के बने होते हैं। क्लियर होगी बात। डीएनए से जो इंफॉर्मेशन होती है वो आ जाती है आरएनए के अंदर। क्लियर होगी बात बेटा। और आरएनए से जो इंफॉर्मेशन, आरएनए क्या करता है, न्यूक्लियस से निकल के आ जाता है साइटोप्लाज्म में। अब क्या होता है बच्चों, आप ये स्केच देख लीजिए, फिर मैं इसको रफ करता हूं। ठीक है, ये कंपटीशन का क्वेश्चन है। मैग्नीशियम आयन रिस्पॉन्सिबल है इनके मर्ज होने के लिए, जरूरी होता है। ठीक है ना। क्या होता है बच्चों, आरएनए एक सिंगल स्ट्रैंडेड धागा होता है। ठीक है ना। तो उसके ऊपर क्या है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो ये जो आरएनए होते हैं ये क्या है, सेल के साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। अब क्या होता है कि जब प्रोटीन बननी होती है सेल के अंदर, तो राइबोसोम की जो सब यूनिट्स होती है वो एमआरएनए से अटैच हो जाती है। तो मान लो ये एमआरएनए है। ठीक है, एक आइडिया दे रहा हूं, बाकी तो आप 12th में इस टॉपिक को और अच्छे से पढ़ेंगे कि प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे होता है ये। ठीक है बेटा, तो पहले एमआरएनए के ऊपर जो स्मॉल सब यूनिट होती है राइबोसोम की वो अटैच हो जाती है, और फिर जो लार्ज सब यूनिट होती है वो उसके ऊपर अटैच हो जाती है।
क्लियर होगी बात। अब ये राइबोसोम मूव करता है एमआरएनए के ऊपर और उसको रीड करता है, और जैसे जैसे रीडिंग आती है वैसे वैसे एमिनो एसिड जुड़ते हैं और प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। यानी कि राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, और ये राइबोसोम एमआरएनए को रीड करते हुए प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, वैसे ही एमिनो एसिड अटैच करते हैं जैसा कि इंफॉर्मेशन एमआरएनए के ऊपर होता है। एक और चीज, जो लार्ज स्मॉल सब यूनिट है ये पहले एमआरएनए से अटैच होती है, जो लार्ज सब यूनिट है वो बाद में अटैच होती है। और लार्ज सब यूनिट के साथ में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। एंजाइम का नाम क्या है बेटा? पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। यानी कि जब यहां पर एमिनो एसिड जुड़ते हैं, आपको पता ही है प्रोटीन इज द पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड। प्रोटीन क्या है? एमिनो एसिड्स की पॉलीमर है, ठीक है। तो पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम के द्वारा क्या होता है कि जो नए एमिनो एसिड जुड़ते हैं तो उनके बीच में क्या होता है, पहले वाले एमिनो एसिड और नए एमिनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनती है, ठीक है ना। अपन नेक्स्ट चैप्टर बायोमोलिक्यूल में इसको समझ लेंगे कि दो एमिनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनती है और इस तरीके से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो इस एंजाइम के द्वारा राइबोसोम के ऊपर जो एमिनो एसिड अटैच होते हैं उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनती चली जाती है, ठीक है बेटा। तो राइबोसोम के बारे में मैंने आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी है। इन्हें हम पैलेड पार्टिकल्स कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में 70S टाइप के राइबोसोम्स होते हैं। अच्छा बच्चों, जब यहाँ पर बात आई गई है तो मैं आपको थोड़ा सा कोरोना से रिलेटेड बात भी बता देता हूँ। बच्चों क्या होता है कि लगभग जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है उनकी सेल के अंदर डीएनए पाया जाता है एज अ जेनेटिक मटेरियल। हमारे क्रोमोसोम, हमारे जीन, ये सब डीएनए के बने होते हैं, ठीक है। और हमारे बॉडी के जितने भी कैरेक्टर है वो हमारे डीएनए के द्वारा रेगुलेट होते हैं। इसीलिए हमारी शक्ल सूरत, हमारे हाव भाव हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, क्योंकि उनसे ही हमारे अंदर क्रोमोसोम, जीन और डीएनए आया है, ठीक है। और बच्चों मैंने आज तक जो स्टडीज की हैं उनसे ये शो हुआ है, उनसे मुझे जो पता चला है कि डीएनए जो होता है वो मोर स्टेबल होता है इन कंपेयर टू आरएनए, ठीक है। तो डीएनए हायर ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं उन सभी में ही डीएनए पाया जाता है एज ए जेनेटिक मटेरियल, एज ए जीन, एज ए क्रोमोसोम, ठीक है। और डीएनए इज मोर स्टेबल, और इसीलिए डीएनए में अचानक सडन चेंज नहीं होते हैं। डीएनए में धीरे धीरे चेंज होते हैं, कई जनरेशन लग जाती हैं तब जाके कोई थोड़े से चेंज नजर आते हैं। क्लियर होगी बात? तो ये चीज है। जबकि जो आरएनए है बच्चों ये अनस्टेबल होता है। इसको आप 12th क्लास में और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा मैं आपको, क्योंकि वहां पर जेनेटिक्स को पढ़ेंगे अपन, हेरिडिटी को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो आरएनए क्या होता है? सिंगल स्टैंडर्ड होता है, इसी वजह से क्या है, कम स्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है। क्लियर होगी बात? तो आरएनए बैक्टीरिया या हायर ऑर्गेनिज्म में तो नहीं पाया जाता जेनेटिक मटेरियल के रूप में। आरएनए पाया जाता है लेकिन जीन या क्रोमोसोम के रूप में नहीं पाया जाता। लेकिन जो वायरसेज हैं, कुछ एक वायरसेज हैं जिनके अंदर आरएनए पाया जाता है जेनेटिक मटेरियल के रूप में। क्लियर होगी बात? जैसे कि कोरोना वायरस, ये एक आरएनए वायरस है। रीनो वायरस जिससे हर साल अपन को जुकाम, खांसी और बुखार होता है, वो भी एक आरएनए वायरस है, ठीक है। और जो इन्फ्लुएंजा वायरस है ये भी एक आरएनए वायरस है। और आरएनए वायरस होने के कारण से क्या है, इनमें बार बार चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। जनरली आपको अगर कोई वायरस इन्फेक्ट करेगा तो आप इम्यून हो जाओगे, नेक्स्ट टाइम उस वायरस से वापस से आप अफेक्ट नहीं होगे। लेकिन जो आरएनए वायरस है, जैसे कि इन्फ्लुएंजा वायरस है, जो रीनो वायरस है, जो जनरल जुकाम का वायरस होता है, या कोरोना वायरस है, ये क्या आरएनए वायरस है, तो ये हर मतलब बार बार चेंज होते चले जा रहे हैं। तो जो चाइना से जो आरएनए वायरस, जो कोरोना वायरस चला था, वो अब जो अपने वायरस इन्फेक्ट कर रहा है वो वैसा नहीं है, उसमें कुछ म्यूटेशन आ गए हैं, कुछ चेंजेस आ गए हैं। क्लियर हो गई बात आपके? तो यही कारण है कि इतनी दिक्कत आ रही है कि कोरोना वायरस को कंट्रोल करने में। समझ में आ गई बात आपके? और यही कारण है कि हर साल अपन वापस से जुकाम से ग्रसित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अपन आरएनए वायरस से अफेक्टेड है। जो जुकाम का रीनो वायरस है, अपन ने लास्ट ईयर जुकाम हुआ अपन को, अपन उस समय ठीक हो गए, इम्यून हो गए, उस समय एंटीबॉडी बन गई। लेकिन इस बार फिर से जुकाम हो गया अपन को। क्यों? क्योंकि उस रीनो वायरस में भी बार बार चेंज होता रहता है, ठीक है बेटा। तो ये है, तो राइबोसोम के बारे में आपको क्लियर हो गया कि ये भी एक सेल ऑर्गेनेल है जो कि मेम्ब्रेन लेस है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं माइक्रोफिलामेंट्स
माइक्रोफिलामेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, बच्चों जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं ये सेल्स के अंदर प्रोटीनेशियस फिलामेंट्स होते हैं जो सेल का स्केलेटन बनाते हैं, सेल को शेप प्रोवाइड कराते हैं। क्लियर होगी बात आपके। नेक्स्ट लेते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं ये प्लांट और एनिमल सेल दोनों में ही पाई जाती हैं और ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन की बनी होती है। एंड इनकी जो डिस्कवरी है वो रॉबर्ट टीज एंड फ्रैंकी ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट टीज एंड फ्रैंकी ने इनको डिस्कवर किया था और इनके अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है जिनसे इनका फॉर्मेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन कहते हैं। क्लियर हो गई बात आपके? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन इन्हें कहते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट लेते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं सीलिया एंड फ्लैजेला। अच्छा, माइक्रोट्यूब्यूल भी सेल का स्केलेटन बनाते हैं, सेल को शेप प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट लेते हैं हम सीलिया एंड फ्लैजेला। ठीक है बच्चों, इनकी डिस्कवरी की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ ने। सीलिया एंड फ्लैजेला की डिस्कवरी किसने की? एंटोनी वॉन एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है बेटा, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। सीलिया जो होते हैं शॉर्ट लेंथ में शॉर्ट शॉर्ट होते हैं और नंबर में ज्यादा होते हैं और बैक्टीरियल सेल के चारों ओर पाए जाते हैं। ठीक है ना। और ये और लाइक मूवमेंट शो करते हैं, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट शो करते हैं। सेल को भी मूवमेंट कराते हैं और सेल के आसपास कोई फ्लूइड है तो उसको भी मूव करवाते हैं। ठीक है। जबकि जो फ्लैजेला होते हैं ये नंबर में कम होते हैं, लेंथ में ज्यादा होते हैं। ठीक है। और ये भी जो है मूवमेंट शो करते हैं जिससे क्या है कि सेल का मूवमेंट पॉसिबल होता है। अच्छा, इनकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो सेम सी होती है। इनमें जो ट्यूब्यूल्स हैं, जो फाइब्रिल्स हैं, उनका 9+2 अरेंजमेंट पाया जाता है और ये भी ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के बने होते हैं। और इनकी जो इनकी लॉन्ग शार्प शाफ्ट होती है उसे हम एक्सोनीम कहते हैं। बच्चों, इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर को मैं ड्रॉ करके बताता हूं कि इनमें 9+2 जो पैटर्न है वो कैसे पाया जाता है, फिर मैं इसको और आगे से आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। इनकी सेक्शन की स्केच बना रहा हूं, इंटरनल सेक्शन की। बच्चों, जब भी मैं स्केच बनाऊं तो आप भी मेरे साथ में स्केच ड्रॉ किया करो।
ये देखिए बच्चों स्केच। बच्चों इस स्केच को देखिए, ये सीलिया इन फ्लैजेला की जो इंटरनल सेक्शन है उसकी स्केच है। इसमें जो 9 पेरिफेरल डबलेट ट्यूब्यूल हैं, ये देखो डबल ट्यूब्यूल हैं और पेरिफेरल है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और ये आपस में ये लिंकर के द्वारा कनेक्टेड है, ठीक है। और जो सेंट्रल +2 का मतलब यहां पर एकदम सेंटर में दो सिंगलेट ट्यूब्यूल है। दो क्या है? सिंगलेट ट्यूब्यूल है जो आपस में लिंकर के द्वारा कनेक्टेड है और सीथ के द्वारा सराउंडेड है, ठीक है। अच्छा एक चीज और, सीलिया और फ्लैजेला भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंडेड होते हैं, ठीक है। और ये रेडियल स्पोक है। ये क्या है बेटा? ये रेडियल स्पोक है जो इनको पेरिफेरल ट्यूब्यूल से कनेक्ट कर रहा है। रेडियल स्पोक है, ठीक है। तो सीलिया और फ्लैजेला के अंदर के स्ट्रक्चर में रेडियल स्पोक है जो कि जो सेंट्रल ट्यूब्यूल है उनको पेरिफेरल ट्यूब्यूल से कनेक्ट करते हैं। तो देखो सब में ये कनेक्टेड है। एक चीज और, ये जो है ना बच्चों, ये डाइनिन आर्म है। जो डाइनिन है ये सिमिलर है मसल्स के अंदर जो मायोसिन प्रोटीन होती है ना उसके सिमिलर है। तो डाइनिन क्या करती है? एटीपी का फॉर्मेशन करती है। क्लियर होगी बात? एटीपी का फॉर्मेशन करती है, एनर्जी का प्रोडक्शन करती है, जिससे सीलिया एंड फ्लैजेला को मूवमेंट के लिए एनर्जी मिलती है। समझ में आ गई बात? तो डाइनिन किसके सिमिलर है? मायोसिन प्रोटीन के सिमिलर है। क्लियर होगी बात आपके? और ये क्या करते हैं? एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं, एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं, जिससे सीलिया और फ्लैजेला को मूवमेंट के लिए एनर्जी मिलती है। तो बच्चों सीलिया और फ्लैजेला की जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है। क्लियर है सबके? ठीक है, आप इस स्केच देख लीजिए। इनकी सीलिया नंबर में ज्यादा होता है और फ्लैजेला जो है नंबर में कम होता है। और सीलिया जो है लेंथ में कम होता है, शॉर्ट होता है, जबकि फ्लैजेला लॉन्ग होते हैं। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम। मेरे को लेना तो है सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल, लेकिन उसमें स्केच बनानी है तो वो थोड़ा लेंदी रहेगा, तो अपन फटाफट से माइक्रो बॉडीज कर लेते हैं। माइक्रो बॉडीज, जो माइक्रो बॉडीज हैं ये वेसिकल्स के रूप में या सेक लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। इनकी जो डिस्कवरी है रॉडिन ने की थी। किसने की थी बेटा? रॉडिन ने की थी। ये कई सारे हैं। पहला हम ले लेते हैं परऑक्सीजोम्स। क्या लेते हैं? परऑक्सीजोम्स ले लेते हैं। जितना भी होगा ठीक है, 5 मिनट्स रह रहे हैं, 5 मिनट्स रिमेनिंग है, जितना भी कवर होता है कर लेते हैं अपन इसको। परऑक्सीजोम्स, परऑक्सीजोम्स की जो डिस्कवरी है ये क्रिश्चियन डी डुवे ने की थी। किसने की थी? क्रिश्चियन डी डुवे ने इनकी डिस्कवरी की थी, ठीक है। एंड जो परऑक्सीजोम्स हैं ये प्लांट सेल एंड एनिमल सेल दोनों में ही पाए जाते हैं। परऑक्सीजोम्स के अंदर कैटलीज नेचर के एंजाइम्स पाए जाते हैं, यानी कि कैटलीज एंजाइम पाया जाता है जो कि क्या करते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड को, जो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2
O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कन्वर्ट कर देता है वाटर मॉलिक्यूल में एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में। ठीक है बेटा, कैटलेज एंजाइम जो है पेरोक्सीसोम्स के, ये किसको कन्वर्ट करते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर एंड ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं। और ये प्लांट्स के अंदर फोटो रेस्पिरेशन की साइट है। एक फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है जिसे हम ग्लाइकोलेट पाथवे कहते हैं, और इसको हम जो आगे 13 या 14 चैप्टर है जो रेस्पिरेशन का है उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो फोटो रेस्पिरेशन की साइट है पेरोक्सीसोम्स। ठीक है बेटा, सेकंड हम लेते हैं ग्लाइऑक्सीसोम्स। ग्लाइऑक्सीसोम्स, जो ग्लाइऑक्सीसोम्स हैं, इनकी डिस्कवरी हैरी बीवर्स ने की थी। किसने की थी बेटा? हैरी बीवर्स ने की थी। ठीक है, और ये सिर्फ प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं। और ये ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल जो है उनकी साइट है ये। और इन साइकिल के द्वारा जो है ग्लाइऑक्सीसोम्स के अंदर फैट्स का कन्वर्जन होता है कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है बेटा, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल के द्वारा फैट्स का कन्वर्जन होता है कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लाइऑक्सीसोम्स के अंदर। और इनकी डिस्कवरी हैरी बीवर्स ने की थी, एंड दे आर ओनली फाउंड इन प्लांट सेल्स। ठीक है, तो जो कैस्टर के सीड्स हैं या जो ग्राउंड नट है उनके अंदर ग्लाइऑक्सीसोम्स पाए जाते हैं। क्लियर होगी बात आपकी? बच्चों आज के क्लास में हम इतना ही करेंगे। जो रिमेनिंग टॉपिक है स्पिरोजोम्स, इसका एक पार्ट और बचा है, और उसके बाद में फिर हम सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोजोम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, आपको मैं जल्दी इनके नोट्स भेजूंगा। तब तक आप ये चैप्टर एनसीईआरटी बुक में भी अच्छा दे रखा है, तो इस चैप्टर को अब तक जहां तक पढ़ाया है मैंने, आप एनसीईआरटी बुक से एक बार रीड आउट कर लीजिए। तब तक मैं 1-2 दिन में आपको जो है इस चैप्टर के नोट्स सेंड कर दूंगा। ठीक है बेटा, रिमेनिंग टॉपिक को अपन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।